हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर स्वागत है। बिना किसी देर किए हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 4 है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहले की पार्ट 3 ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके चैनल पर देखना ना भूलिए और ऐसी अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए स्टार्ट करते हैं। साम्राज्य का प्रशासन। मौर्य साम्राज्य के इसके पहले वीडियो में हम अशोक के बारे में पढ़ रहे थे, मगध के बारे में। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, और 4 प्रांतीय केंद्र थे जो कि तक्षशिला था, उज्जैनी था, तोशिल था और सुर्वगिरी था। इन सब का उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया था। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा संभव नहीं है। आइए चित्र के द्वारा समझते हैं कि अशोक का अभिलेख का विवरण कहाँ कहाँ था और उनका राज्य कितना बड़ा था। ये आपको दिख रहा होगा, कंधार से लेके मानसहेर से लेके ये पाकिस्तान है। ये पूरा यहाँ से पूरा मतलब सिर्फ तमिलनाडु का एरिया अगर आप छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी था। ये नीचे चोल था, चोल साम्राज्य था, फिर पांड्या था, फिर केरल पुत्र था। मतलब ये नीचे का साउथ एरिया छोड़ के सारे जगह इसके अभिलेख मिलते हैं। देखिए, सन्नति, सोपार, गिरनार, शिशुपालगढ़, जौगढ़। इसका प्रशासनिक वो निकालना थोड़ा सा मुश्किल तो था। तो ये सभी राज्य थे वहां पे, कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा होगा। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया होगा। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों बड़ी दूरी पर वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी सोने के पहाड़ कर्नाटका में सोने की खदान के लिए उपयोगी थे। तो ये तो था वहां का साम्राज्य जिसका संचालन जो था भूमि और नदियों दोनों मार्गों से होता था। उसके लिए मतलब आने जाने के लिए भूमि और नदी दोनों मार्ग का यूज होता था। राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह या महीने का समय लगता था। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान-पीन की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया होगा। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, तो दूसरी का यातायात का और तीसरी का खान-पीन का। तीसरी का काम पैदल सैनिकों के संचालन, चौथी का अश्वारोहियों, पांचवी का रथोरोहियों तथा छठवीं का काम हाथियों का संचालन करना था। दूसरी समिति का दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की व्यवस्था करना। मतलब कुल मिला के जो इतना बड़ा राज्य था उसमें हर चीज को संभाल के चलने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए बहुत बड़ा सैनिकों का झुंड लगता होगा उनको, जिसमें अशोक का जो साम्राज्य था ना वो अखंड बढ़ाए रखने का प्रयास कर रहा था अपने साम्राज्य को। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया गया था। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा कि धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस प्रकार से और उसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। तो धम्म जो थे वो साधारण जीवन जीते थे। धम्म का जो सिद्धांत था, इसलिए अशोक भी उसको अपनाते थे। और अगले वीडियो में हम देखेंगे मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था और उसके बारे में और चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।